Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 26 फरवरी 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस को भी। दोनों न्यूज़पेपर के एनालिसिस आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक होलिस्टिक कवरेज करते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन इस आर्टिकल में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आपको इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके अपने पास में रख पाएंगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कनाडा को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, और डिस्कशन काफ़ी रेलिवेंट होगा। बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल आर्टिकल्स हैं, वो भी पढ़कर जाना। प्रीलिम्स में डायरेक्टली वहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देख लिया है, वेल एंड गुड। नहीं देखा है तो सबसे पहले आपने ये आर्टिकल देखने को मिलेगा फ्रंट पेज पर, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक विजिट करंट समय पर चल रही है इजराइल की। तो पीएम मोदी पहुंचते हैं इजराइल। इजराइल का पार्लियामेंट में यहां पर वो पहुंच जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, इजराइल के पार्लियामेंट को कहा जाता है नेसेट। एग्जामिनेशन के लिए भी ये रेलिवेंट है। तो नेसेट जाते हैं, नेसेट में यहाँ पर अपना एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच के अंदर में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। जो अभी एक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो यह है कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इजराइल। भारत इजराइल के साथ में इस गंभीर समय में खड़ा है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया। साथ ही साथ में जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया, कि इन्होंने यानी पीएम मोदी मेंशन करते हैं कि भारत भी इसी पॉलिसी को अपनाता है और हम भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे टेररिज्म को लेकर। भारत की भी जो अप्रोच है वो है अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म विद नो डबल स्टैंडर्ड। कोई डबल स्टैंडर्ड यहां पर नहीं रहने वाला है हमारी इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मेंशन किया गया, पीएम मोदी कहते हैं कि जितने भी लोगों की जान गई है इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर में, उन सभी के प्रति यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो हमास का 7 अक्टूबर 2023 में अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर में, वो एक बारबेरिक टेररिस्ट अटैक था। और इस कठिन समय के दौरान इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट निकल कर आता है इजराइल के इस पर्टिकुलर विजिट के दौरान। अब प्रधानमंत्री मोदी इस पद पर जब से आए हैं, ये आप लोगों को पता है, ये दूसरी बार इनका विजिट हुआ है। सेकेंड टाइम यहाँ पर ये इजराइल को विजिट करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा वेलकम किया है, जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में देखा होगा। फिर जब यहाँ पर इजरायली पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने गाजा पीस इनिशिएटिव को भी यहाँ पर सपोर्ट किया है। इस बात को भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाजा पीस इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सस्टेन करके रखना और एक शांति को बना के रखना इस पूरे वेस्ट एशिया वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाजा पीस इनिशिएटिव की जब भी बात होती है तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की साइड से लेकर आया गया था, और इंडिया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अपना एक सपोर्ट देता है। और हम भी यहाँ पर इस चीज़ में विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि हाँ, इस पूरे रीजन के अंदर में एक शांति और एक स्टेबलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये दो पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर हो गई। और थर्ड थिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है रिगार्डिंग बायलैटरल रिलेशंस। ये भी याद रखिएगा, जब मैं बात करता हूँ बायलैटरल रिलेशंस की, तो पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि इंडिया और इजराइल ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं टू एनहेंस बायलैटरल रिलेशंस। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट्स अभी होने बाकी हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं तो इसमें मेंशन किया गया है वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, टैलेंट पार्टनरशिप को लेकर ये दोनों कंट्रीज काम करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे इस न्यूज़ आर्टिकल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर एक और आर्टिकल है जो हमारे कल द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, और ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको रोक रखा था ताकि आपके साथ में जो करंट अपडेट है इसको लिंक करके दोनों आर्टिकल अच्छे से पढ़ाए जाएं, ठीक है। तो पीएम मोदी की जो ये विजिट है इजराइल के अंदर में, इसमें एक और बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। एक अलायंस की चर्चा हो रही है जिसको नाम दिया गया है हेक्सागोनल अलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हेक्सागोनल अलायंस, प्लीज इसको याद रखिएगा।
तो नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो करंट समय पर इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, इनका एक प्लान है। प्लान यह है कि कुछ कंट्रीज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जाए। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? ऑफ कोर्स इजराइल तो रहने वाला है, उसके अलावा इंडिया होगा, ग्रीस होगा, साइप्रस होगा। ये कंट्री साथ में इकट्ठे होंगी। और कुछ कंट्रीज दोस्तों यहां पर अरब कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे, अरब नेशन भी देखने को मिलेंगे। उनके नाम यहां पे नहीं बताए गए, लेकिन अरब नेशन भी इसमें शामिल होंगे, ऐसा मेंशन किया जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जा रहा है, ऑब्वियसली सुन्नी शिया ऐसा जो एक रैडिकल ग्रुप यहां पर इनमें से इकट्ठा हो जाता है, उनके अगेंस्ट में यहां पर ये ग्रुप बना रहे हैं, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। बेंजामिन नेतन्याहू स्पेशली यहां पर टारगेट कर रहे हैं आज के समय पर ईरान को, ठीक है, जैसे आप लोग देख पाओगे उसके अगेंस्ट में ग्रुप बनाया जा रहा है। ईरान के अलावा टारगेट कर रहे हैं तुर्की को, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप की वजह से सबसे ज़्यादा टारगेटेड कौन सी कंट्रीज फील करने वाली हैं? तो आर्टिकल में खुद मेंशन किया गया है, ईरान सबसे ज़्यादा टारगेटेड फील करेगा कि भाई ईरान के खिलाफ ये ग्रुप खड़ा रहेगा, ठीक है। तुर्की के खिलाफ खड़ा रहेगा, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इन सबको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर हेक्सागोनल अलायंस के अंदर में। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस यही हेक्सागोनल अलायंस के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा कि भाई अभी इन पर्टिकुलर सिचुएशन जो नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने हेक्सागोनल अलायंस को अनाउंस कर दिया है। इस अलायंस के अंदर में इंडिया, ग्रीस और साइप्रस के अलावा कुछ अननेम्ड अरब और अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल होंगी। उन कंट्रीज के नाम नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ और देश भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट बोथ रेडिकल शिया एंड सुन्नी एक्सिस। इनके अगेंस्ट में यहां पर इस ग्रुप को बनाने की बात की जा रही है। इस ग्रुप को जब आप क्लोजली देखते हैं तो नेतन्याहू का जो एक पर्टिकुलर टारगेट यहां पर रहने वाला है वो ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, जो हेक्सागोनल अलायंस का एक बड़ा टारगेट रहेगा। भारत के लिए इसमें बड़ी समस्या हो सकती है। इंडिया हेक्सागोनल अलायंस का अगर मेंबर बनेगा तो आपको पता है कि भाई भारत के जो संबंध हैं, हमारे रिलेशंस ईरान के साथ में बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कतर के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इन कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस हैं वो भी इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो भारत के लिए सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाने वाला है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो इंटेंशन बस खाली यही है कि वेस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट में खड़ी हो रही हैं, इजराइल चाहता है उनके खिलाफ एक पर्टिकुलर ग्रुप खड़ा करना, जिसको नाम दिया गया है हेक्सागोनल अलायंस। इस आर्टिकल में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, इतना ही यहां पर याद रखना कि हेक्सागोनल अलायंस क्या है। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स और नोट्स, डेटा कह लो, जो भी है वो सब मैंने आपकी पीडीएफ में रेडी कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब भारत इजराइल चर्चाओं में है तो इनके रिलेशंस आप लोग पढ़ोगे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दोनों देशों के जो संबंध हैं, इनकी जो एग्जैक्टली शुरुआत होती है वो 1992 में होती है। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं बिटवीन इंडिया एंड इजराइल की हम बात कर रहे हैं। आज ये दोनों कंट्रीज बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मिलकर कॉपरेट करते हैं। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? तो उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी का मामला है, मिसाइल, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, ये बहुत सारी चीज़ें इजराइल से भारत खरीदता है। तो इजराइल को आप डिफेंस के मामले में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सप्लायर, एज अ सप्लायर देख सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स हो गया, ये वो पर्टिकुलर सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया है, बोला है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया कि इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर में, वन ऑफ द टॉप डिफेंस सप्लायर में काउंट होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक विजिट इजराइल में ऑलरेडी 2017 में हो चुकी है। ये सेकंड विजिट है 2026 में जो इजराइल की हुई है। हेक्सागोनल अलायंस के कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाकर दिए गए हैं। हेक्सागोनल अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज होने वाली हैं? इंडिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब और एशियन कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज भी होंगी, लेकिन उनके नाम अभी नहीं पता है, ठीक है। हेक्सागोनल अलायंस का मेन पर्पस क्या है ये पूछ सकता है। तो रेडिकल सुन्नी एक्सिस और रेडिकल शिया एक्सिस, जो ये इम्प्लिसिटली ईरान को टारगेट करने की बात की जा रही है, ये कुछ ग्रुप्स खड़े हैं वेस्ट एशिया के अंदर में जिनको काउंटर करने की बात कर रहा है इजराइल, ठीक है, इस ग्रुप को फॉर्म करके, जिसका नाम है हेक्सागोनल अलायंस। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? भारत के लिए स्पेशली ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज ज्यादा टारगेटेड फील कर रही हैं इस हेक्सागोनल अलायंस की वजह से। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? मैंने आपको बताया ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर।
और इन कंट्रीज के पास में बहुत ज़्यादा बड़ा, मैंने आपको बताया, तेल का भंडार भी है। तो इकोनॉमिक और एनर्जी टाइज भारत के साथ में एस्टेब्लिश होते हैं। तो इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट देखते हैं भारत इसको फर्दर किस तरीके से एस्टेब्लिश करता है। ठीक है। और जो आपकी अब ये विजिट हो रही है, ये विजिट काफ़ी सारे और भी सेक्शंस को आप कह सकते हैं सपोर्ट करने वाला है, दूसरे और रास्ते खोलने वाला है, क्योंकि इंडिया इजराइल के रिलेशंस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर एस्टेब्लिश हैं, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन दोनों मिलकर बात करते हैं आतंकवाद को खत्म करने की, नए नए इनोवेशन पार्टनरशिप करने की, और सबसे बड़ा चीज़ आईमैक कॉरिडोर। आईमैक कॉरिडोर आप लोगों को पता है ना, आईमैक कॉरिडोर की टारगेट है कि भाई इंडिया को यूरोप के साथ में कनेक्ट करना, और यूरोप के साथ में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बीच वाले पोर्शन वेस्ट एशिया से निकलना पड़ेगा। तो भारत के पोर्ट यहाँ पर सबसे पहले यूएई के पोर्ट से जुड़ेंगे, यूएई से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इजराइल तक। तो इजराइल का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होगा, क्योंकि इजराइल में कौन सा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, जो इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। वो हाइफा पोर्ट फिर यूरोप में ग्रीस के साथ पाइस पोर्ट के साथ में कनेक्ट होगा। तो इससे कनेक्टिविटी होगी, भारत को यूरोप के साथ में जोड़ा जाएगा। इसमें इजराइल का बहुत अहम रोल है। इजराइल को भी बहुत सारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस होने वाले हैं। वेस्ट एशिया को एडवांटेजेस होंगे, इंडिया को एडवांटेजेस होंगे, और साथ ही साथ यूरोप को होंगे। आपस में ये सारे रीजन कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत सारा व्यापार कर पाएंगे। ठीक है। तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया ईरान के रिलेशंस इंपैक्ट होते हैं या कोई और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आईमैक कॉरिडोर में और ज़्यादा हमें देरी देखने को मिल सकती है। आईमैक कॉरिडोर में अभी भी वैसे, क्योंकि आईमैक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट साल 2023 में ही कर दिया गया था। साल 2023 में आपको पता है G20 समिट इंडिया में हुआ था, तभी ये पूरा अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी तक ये आईमैक कॉरिडोर प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अभी ये स्टक हुआ है अपने उसी प्रोसेस के दौरान। फिर जब बात आती है पैलेस्टीन्स की, ठीक है, या पैलेस्तीन की जब हम लोग बात करते हैं, तो भारत की क्या पोजीशन रहती है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। भारत का पोजीशन रहता है 2 स्टेट सोल्यूशन का। इंडिया चाहता है कि इजराइल और साथ ही साथ में पैलेस्तीन के बीच में क्या रहे, एक अग्रीमेंट रहे। अग्रीमेंट बेसिक तौर पे ये दो कंट्रीज हैं, पैलेस्तीन चाहता है इजराइल खत्म हो जाए, इजराइल चाहता है पैलेस्तीन खत्म हो जाए। अब ऐसा समय आ चुका है कि दोनों को खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, तो बोला जाता है 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करो। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, शांतिपूर्वक अपना जो आगे का समय है वो उसको बनाकर अच्छी तरीके से पीसफुली चलते रहें। इस चीज़ को यहाँ पर टारगेट करने की बात की जाती है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करो। तो इंडिया भी 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, पैलेस्टीनियन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को भी सपोर्ट करता है, इजराइल को भी भारत सपोर्ट करता है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा सा हम लोग पहले हेजिडेंट थे, बट बाद में हमने दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करना शुरू किया। यूएसए का फैक्टर क्या है, तो भाई यूएसए आपको पता है मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है वेस्ट एशिया में। इसमें यूएसए का आप ईरान में देख पाओगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। भविष्य में आने वाले समय पर कुछ समय बाद आपको देखने को मिल सकता है कि ईरान के ऊपर में यूएसए का एक अटैक देखने को मिले। तो यूएसए का खैर अभी जो भी रोल है वो आपको पता है वेस्ट एशिया के अंदर में क्या है। आपको आईमैक कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। आईमैक जैसे मैं बता चुका हूँ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन कंट्रीज़ को यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे भारत यूरोप को आपस में जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा अफेक्टेड है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर में इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज़ वेस्ट एशिया की, अरब नेशंस स्पेशली इजराइल के अगेंस्ट में है। इवन इजराइल का वजूद भी वो नहीं मानते कि हाँ इजराइल एज अ कंट्री है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो अभी आईमैक कॉरिडोर है वो रुका हुआ है। तो अभी जो विजिट हुई है पीएम मोदी की इजराइल के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वेस्ट एशिया रीजन के लिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ नई चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं, यूएसए या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स वगैरह के लिए यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। भारत की जो विलिंगनेस है वो ये दिखाती है कि हम भारत जो है इजराइल के साथ रिलेशंस को और गहरा कर रहा है। साथ ही साथ में इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर में हम यहाँ पर सिचुएशन को वेस्ट एशिया में बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं बहुत सारी कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको एक बढ़िया रिकग्निशन मिले, उसके ऊपर में हम लोग करंट समय पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी बातें हैं इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखने के लिए भी आपका जुगाड़ कर दिया गया है। जुगाड़ यह है कि ये रिविजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, और इससे आप लोग कभी भी सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है। तो आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ रिवीजन पॉइंटर हैं जो एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो मेन कोर इशू हमने समझा, हेक्सागोनल अलायंस क्या है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अकेली एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। फिर भारत का बैलेंसिंग एक्ट क्या है, गाजा वॉर इम्पैक्ट, इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं, और अगला आर्टिकल बात करता है केरला का नाम चेंज कर दिया गया है, और नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है।
तो ये केरला से केरलम करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू इस प्रक्रिया को गुजारना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 3 क्या है, फर्स्ट स्केड्यूल क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं और ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे, केवल और केवल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और कहीं नहीं। इस पीडीएफ को मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट अभी के लिए बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे केरला टू केरलम के बारे में कि भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, कौन सा कल्चरल तरीका है, और अभी के समय पर यूनियन कैबिनेट ने भी इसको लेकर अप्रूवल दे दिया है। तो आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल भाई आपके सामने क्लियरली दिख रहा होगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि भाई केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर केरला में मलयालम बोला जाता है, मलयालम बोलने वाला एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना, और केरला को मलयालम में केरलम ही कहा जाता है। और जब केरला नाम का राज्य बना ही भाषा के आधार पे था, क्योंकि दोस्तों इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म हुए हैं, यानी भाषा के आधार पे। तो मलयालम बोलने वाला यहाँ पर एक पूरा ग्रुप यूनाइट होकर यहाँ पर क्या करता है, भाषा के आधार पे केरला को बनाता है। अब मलयालम एक बहुत बड़ी पहचान है केरला की, तो केरला को मलयालम में केरलम कहा जाता है। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्यों ना केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया जाए। तो इसका प्रोसेस शुरू हुआ था साल 2023 में। केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, फिर जून 2024 के अंदर में रेजोल्यूशन वाकई में पास होता है, नाम चेंज करने की बात होती है। फाइनली ये मैटर अब पहुंच चुका है पार्लियामेंट तक। अब पार्लियामेंट इस पर फर्दर डिसीजन लेगा, ठीक है, कि ये नाम चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आप लोग समझ चुके हैं कि यूनियन कैबिनेट ने कह दिया है, ठीक है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूवल दे दिया है कि केरला का नाम चेंज करके केरलम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मलयालम पॉपुलेशन में या मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन है और मलयालम में केरला को केरलम ही बोला जाता है। तो इसके लिए हमें पहले एक बिल को लाना होगा, बिल पास होगा, कानून बनेगा, फिर उसके बाद में संशोधन होगा, बदलाव होगा फर्स्ट शेड्यूल में। समझ रहे हैं? तो अभी के समय पर जो कानून है उसका नाम है केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। यह बिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू गुजरेगा अंडर आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 में यह बिल निकलेगा और यह केवल नाम नहीं चेंज करेगा, ये आप देख पाओगे बहुत सारी चीजें के थ्रू गुजरने वाला है। यानी कि जब ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में केवल ऐसा नहीं है फटाक से नाम चेंज हो जाएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, आगे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना होता है तो वो कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिससे कि हमें इस पूरे प्रोसेस को गुजारना होगा। तो वो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकता है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है एंड स्टेट्स के नेम को चेंज कर सकता है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 3 जो है संविधान का पार्लियामेंट को पावर देता है कि मान लो नया राज्य बनाना है, किसी राज्य की बाउंड्री बढ़ानी या घटानी है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, तो वो सारा का सारा काम पार्लियामेंट कर पाएगा, लेकिन किसके तहत? आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो आपसे पूछ ले क्या ये जो स्टेट्स होते हैं क्या ये अपने आप नाम चेंज कर लेंगे डायरेक्टली? आंसर इज नो। स्टेट्स के नाम चेंज करने की फाइनल पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। अब वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ये सारे के सारे स्टेप्स गिने जाते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं। पहला है स्टेप नंबर 1, प्रपोजल इनिशिएशन। इसमें जैसे मैंने बताया कि केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करती है 2023 और 2024 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ।
फिर फाइनल तौर पे स्टेप नंबर 2 के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट इस पूरे रेजोल्यूशन को एग्जामिन करेगी कि मामला क्या चल रहा है और किस चीज की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी जो हमारा गृह मंत्रालय है वो इस प्रपोजल को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद में फिर वो डिस्कशन करेंगे किसके साथ मिलकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनके साथ मिलकर कंसल्टेशन होगा, बातचीत होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। देखा जाएगा कि यहां पर ये सूटेबल है, नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब फर्दर मान लो कि यहां पर नाम चेंज करना है, तो स्टेप नंबर 3 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आएगी, यानी कि प्रेसिडेंट रेफर करेंगे एक बिल को टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज। तो प्रेसिडेंट यहां पर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहे हैं कि भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें बताओ कि क्या है क्या नहीं है। तो राज्य यानी केरला जो भी अपना ओपिनियन देगा वो ओपिनियन यहां पर पार्लियामेंट माने ना माने वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो स्टेट का ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टेट की बात माने ना माने कोई भी यहां पर ये कंपलसरी नहीं है, बस खाली उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज मांगे गए। फिर स्टेप नंबर 4 में पार्लियामेंट्री मेन रोल आता है। बिल अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। क्या मुझे आप बताओगे नीचे, क्योंकि मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है इन मेजोरिटीज के बारे में, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। नीचे कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी की हमें जरूरत है, और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा फर्स्ट स्केड्यूल में अमेंडमेंट होगा। फर्स्ट स्केड्यूल जहां पर राज्यों के सारे नामों को लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यानी कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, समझ गए। तो पैसेज हो गया यानी बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ, और उसके बाद चेंज हो गया फर्स्ट स्केड्यूल में, केरला का नाम केरलम हो गया, अब नाम चेंज हो गया इफेक्टिव तौर पे। तो ये दोस्तों यहां पर पूरा प्रोसेस होता है। अभी तक ये केरला वाली कहानी कहां तक पहुंची है? केरला वाली कहानी पहुंची है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, जो हमने आर्टिकल में पढ़ा कि हाँ नाम चेंज कर लो। लेकिन जो अगला स्टेप होने वाला है वो प्रेसिडेंट यहां पर रेफर करेंगे। प्रेसिडेंट यहां पर क्या करेंगे, इस बिल को केरला असेंबली में रेफर करने वाले हैं। फिर फाइनल स्टेप पार्लियामेंट बाद में फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करेगा और केरला का नाम केरलम कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको यहां पर रीजन बता दिया या लॉजिक बता दिया क्यों आखिरकार केरला का नाम केरलम करने की डिमांड हो रही है। क्योंकि केरला राज्य की जब बात आती है तो 1956 में यह राज्य बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे। अब भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य भारत के अंदर में बने हुए हैं, ये आपको पता होगा। मलयालम ये भाषा बोली जाती है स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है, तो इन सब लोगों ने यहां पर एक ग्रुप इकट्ठा किया कि हमें मतलब मलयालम बोलने वाले ये सभी ग्रुप हैं, हमें एक अलग से सेपरेट राज्य मिले, तो उनको राज्य दिया गया केरला। समझ रहे हैं? लेकिन मलयालम में केरला को केरलम कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई नाम भी इसको केरलम कर दो, क्योंकि मलयालम हमारी पहचान है और मलयालम में केरला केरलम होगा, तो केरलम कर देना ही बेहतर है। समझ गए? बाकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर मेंशन किया जाता है, जैसे केरलम का जो ऑफिशियल नेम है, अगर हम इतिहास देखें तो अशोकन रेफरेंस में भी मेंशन किया गया है। अशोकन रेफरेंस में जो अशोका रॉक एडिक्ट 2 है, 257 बीसी बिफोर कैमन एरा के टाइम की पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर नाम मेंशन किया गया है केरला पुत्र। चेरा किंगडम के अंदर में भी, ठीक है, तो यानी कि जो चेरम है, चेरा लैंड, वहां से ये वर्ड ड्राइव होता है। ठीक है, कुछ स्कॉलर हैं यहां पर जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। मतलब केरला वर्ड का जो बातचीत है या फिर इसका लिंक है वो हिस्टोरिकल तौर पे देखेंगे तो अशोकन रेफरेंस में भी है और चेरा किंगडम से भी एक लिंक बैठता हुआ नजर आता है। बाद में केरला में एक मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम है एक्या केरला मूवमेंट। 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट का मेन पर्पस यही था कि मलयालम बोलने वाले जो ये रीजन्स हैं इनको साथ में यूनिफाई किया जाए, एक साथ लेकर आया जाए। और कौन कौन से रीजन की बात हुई? मलाबार, कोची, त्रावणकोर की बात हुई। फिर उसके बाद में यह प्रक्रिया शुरू की गई कि हाँ भाई भाषा के आधार पे इन सबको साथ में लेकर आया जाए। और फॉर्मेशन का टाइमलाइन कैसा रहा? 1949 के अंदर में त्रावणकोर और कोची आपस में मर्ज हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए। फिर 1956 के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। फजल अली कमीशन की हम बात कर रहे हैं जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की। फिर 1 नवंबर 1956 में जो केरला है ऑफिशियली फॉर्म हो जाता है भाषा के आधार पे। मलयालम स्पीकिंग लैंग्वेज वाली जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनको यूनिफाई कर दिया गया इन अ पर्टिकुलर स्टेट केरला। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इसमें और कुछ भी यहां पर बातें याद नहीं रखनी है। कुछ चैलेंजेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, कंसर्न देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बर्डन,
क्योंकि अब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में सारे अपडेट करने होंगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा केरला का, या दूसरी और जगह में जहाँ जहाँ पर केरला वर्ड था उसको केरलम करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है एक और एग्जाम्पल के तौर पे, वो है वेस्ट बंगाल को लेकर। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की भी डिमांड यह है कि वेस्ट बंगाल को बंगला कहा जाए, बंगला। और ये डिमांड 2018 में यहाँ पर उन्होंने उठाई थी कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बंगला कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये जो बंगला वर्ड है ये काफी ज्यादा सिमिलर है विद बांग्लादेश, इस वजह से यहां पर ये पर्टिकुलर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। समझ गए? अब बात आती है इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया की, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या दिखाता है? ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये दिखाता है भारत में किस तरीके से लिंग्विस्टिक फ्रीडम यानी भाषा के आधार पर भी किस तरीके से लोगों को फ्रीडम दी गई है ना। उनकी रीजनल लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं अपनी नेशनल यूनिटी के साथ में, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये शो करता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कभी भी कुछ भी आपको रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर इस पूरे आर्टिकल को, कि मेन कोर न्यूज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, प्रोसीजर कौन कौन सा है जिसके थ्रू यहां पर यह नाम चेंज होता है। पहले स्टेट रेजोल्यूशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिव्यू, देन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, देन पार्लियामेंट बिल, देन प्रेसिडेंशियल एसेंट एंड देन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नाम चेंज हो चुका है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को थोड़ा सा याद रखना कि ये जो वर्ड है केरला, ये हिस्टोरिकली कौन कौन से मूवमेंट से या कौन कौन से किंगडम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अशोका एडिक्ट, चेरा डायनेस्टी एंड केरला मूवमेंट, इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है जब जब बात आएगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केरला की। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल। अगला न्यूज आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ ब्लू की। इस फोटो के अंदर में ये आप देख पाओगे हमारे हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर में एक जेम स्टोन की बात हो रही है, वो है लैपिस लेजुली। आपने इसके बारे में पढ़ा है, कब पढ़ा है? लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को जुलाई के मंथ में पढ़ाया है, ठीक है। लैपिस लजुली ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, और जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी बात हमको देखने को मिलती है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैपिस लजुली नाम का ये जो स्टोन है या फिर कुछ और भी ऐसे प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे जिसको हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो लैपिस लजुली भी इंपोर्ट होता था। कहाँ से इंपोर्ट होता था? अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था, ठीक है। तो वो लैपिस लजुली जो है ना, ये स्टोन भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक सेकंड में आपको फोटो दिखाता हूं ताकि क्लैरिटी मिले, और आपको पुराना आर्टिकल भी दिखाता हूं, ठीक है। पुराना आर्टिकल अभी आपको दिखाता हूं। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया था लास्ट ईयर। ये वो स्टोन है दोस्तों, लैपिस लजुली रॉक, ठीक है। ये वो रॉक कह सकते हैं जिसपे गोल्डन कलर की लाइनें बनी होती हैं, और वो लाइनें पाइराइट की लाइनें हैं। ये देखिए, ये वो आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा जो हम लोगों ने लैपिस लजुली के रिगार्डिंग पढ़ा है। इसको बोला जाता है पृथ्वी का बेस्ट ब्लू, ठीक है। अगर नीली कोई खूबसूरत कोई प्रीशियस चीज है वो यहां पर ये लैपिस लजुली है। तो एग्जामिनेशन में आप लोगों से लैपिस लजुली को लेकर प्रश्न बन सकता है, तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो ये लैपिस लजुली एक ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक एक चट्टान है जिसको कई सारी जगह पर सेमी प्रीशियस जेम स्टोन की तरह कंसीडर किया जाता है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये डीप ब्लू कलर का है। इस पे गोल्डन कलर के पैचेस होते हैं या गोल्डन कलर की जो लाइंस हैं वो देखने को मिलती हैं, जो स्पेशली पाइराइट वाले स्टोन से बनी है। आप देख पाओगे आजकल स्टोन्स का भी बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर स्टोन देखा जाता है कि आपके ग्रह के हिसाब से लोग अपना मतलब जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो स्टोन्स वगैरह हैं आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, ये आपको पता होगा। तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं लैपिस लजुली की, तो ये जो वर्ड है ना ये आया कहाँ से? देखो, लैपिस मतलब ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन, और लजुली भी यहाँ पर एक वर्ड है, पर्शियन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है ब्लू। तो ब्लू स्टोन लैपिस लजुली यहाँ पर बोला गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कंपोजिशन। इस स्टोन के अंदर में वो क्या क्या चीजें होती हैं? इस स्टोन का जो कलर है, टेक्सचर है, बहुत यूनिक सा है, नीला सा, उस पर गोल्डन कलर की धारियां। इसमें आखिरकार क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जब इस स्टोन को अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया तो इसमें पहला कंपोजिशन जो पाया गया है वो है लेजुराइट। 25 to 40% के हिसाब से लेजुराइट है इसमें। यह प्राइमरी मिनरल आपको देखने को मिलेगा जो इस पूरे चट्टान को डीप ब्लू कलर देता है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि भाई बताओ लैपिस लजुली का ब्लू कलर होने के पीछे का मेन रीजन, मेन कारण क्या है? तो वो है लेजुराइट। 25 to 40% लेजुराइट इसमें प्रेजेंट है। फिर कैल्साइट हो गया, और जो गोल्डन लाइन इसमें आती है वो पाइराइट की वजह से आती है, क्योंकि पाइराइट एक गोल्डन स्पार्कल ऐड कर देता है इस रॉक के अंदर में। फिर इस रॉक में कुछ और भी छोटे छोटे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं,
छोटी क्वांटिटीज के अंदर में, जैसे डाइऑक्साइड, सोडालाइट, ये सब कुछ भी प्रेजेंट होता है। आपको बस खाली लेजोराइट, उसके अलावा जो ब्लूनेस कलर की इंटेंसिटी जो कह सकते हैं देखने को मिलती है वो कैल्साइट की वजह से। पाइराइट की जब हम बात करते हैं तो पाइराइट गोल्डन कलर की लाइन इसमें प्रोवाइड करवाता है। लैपिस लजुली का यहां पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज में लैपिस लजुली पाया जाता है, लेकिन इसकी जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी है वो मिलेगी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में भी एक प्रोविंस है जिसको हम कहते हैं बदख्शान प्रोविंस। ठीक है, तो बदख्शान प्रोविंस यहां पर सबसे प्रोमिनेंट है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए ये प्रोविंस किस चीज से रिलेटेड है, यहां पे क्या मिलता है, तो लैपिस लजुली मिलती है। पिछले 6000 सालों से लैपिस लजुली स्टोन को यहां पर माइन किया जाता है, खनन किया जाता है। फिर उसके बाद इसी लैपिस लजुली की कुछ और भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल लोकेशंस हमको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, उसके अलावा चिली, रशिया और यूएस में भी। अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट फेमस और एंशंट माइन आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है बदख्शान, जिसके बारे में हमने बात की है। तो यहां पे मिलता है। अफगानिस्तान के अलावा अगर प्रश्न बन जाए तो चिली, रशिया एंड यूएस के अंदर भी लैपिस लजुली प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा वेरी कर जाती है, क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सुपीरियर क्वालिटी हमको अफगानिस्तान में ही मिलेगी। फिर प्रश्न आता है हिस्टोरिकल यूज की, कि लैपिस लजुली का जो इस्तेमाल है वो भारत में किस तरीके से होता आ रहा है। हिस्टोरिकल यूज को देखोगे दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये अफगानिस्तान से इस लैपिस लजुली को इंपोर्ट करते थे बहुत पहले। कब की मैं बात कर रहा हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर यह भी पाया है, क्या पाया है, कि जो ये लजुलिस वाले ऑर्नामेंट्स हैं, इस तरीके के यहां पर जो कह सकते हैं जेवरात वगैरह हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स में पाए गए। फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो वाले रीजन में और हड़प्पन वाले रीजन में पाए गए, जो हमको दिखाता है ट्रेड लिंक, कि हाँ भारत ट्रेड कर रहा था उस समय पर भी अफगानिस्तान वाले रीजन से। अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आती है तो हड़प्पा में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाती थी, जिसमें अफगानिस्तान से लैपिस लजुली इंपोर्ट होता था। उसके अलावा जेड हम इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, पमिर रीजन से। उसके अलावा गोल्ड, कॉपर, टिन, उसके अलावा टर्कोइस, स्टेटाइट, बिटुमेन, लेड। ये थोड़ी लिस्ट याद रखिएगा। अब इस लिस्ट में सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता, इस लिस्ट में वही याद रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो खासकर न्यूज़ में बना हुआ है। तो लैपिस लजुली न्यूज़ में बना हुआ है, इसी के आधार पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से सुंदर सुंदर ये ब्लू स्टोन्स हमको नजर आते हैं, जिसको हम लैपिस लजुली का नाम देते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी उसकी एक छोटी सी लिस्ट भी आपके सामने प्रेजेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लैपिस लजुली एंड सफायर, जेड, स्टेटाइट, एमेथिस्ट, उसके अलावा एगेट और कॉर्नियलिन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होती थी। कहाँ पर इंपोर्ट होती थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ये सब चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी। यानी ये दिखाता है कि हाँ एक तरीके से जो हमारा ट्रेड वगैरह है वो हुआ करता था। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला आर्टिकल है ये आज का हमारा एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम का है, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम सबरीमाला केस के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि सबरीमाला केस को लेकर अभी रिसेंटली कोर्ट ने बोला है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको रिव्यू किया जाएगा कुछ समय बाद, अप्रैल के महीने से। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में। ठीक है, 2018 का एक बहुत बड़ा केस था जिसकी चर्चाएं बहुत समय तक होती रही हैं। ओरिजिनल रूलिंग की जब बात करते हैं तो ओरिजिनल जो केस था इसमें 4:1 की मेजोरिटी थी, यानी कि 4 जज एक तरफ और 1 जज एक तरफ। ऑब्वियस सी बात है डिसीजन वो माना जाएगा जिसमें 4 जज एक तरफ सहमत हैं। ओपिनियन यहाँ पर अलग अलग काउंट करे जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय पर दीपक मिश्रा जी हुआ करते थे, है ना। उसके अलावा AM खानविलकर इन्होंने ज्वाइन किया। इन सबके अलग अलग जजमेंट्स हैं। बाद में DY चंद्रचूड़ जी ने अपना जजमेंट दिया इसके अंदर में, सबरीमाला के अंदर में। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज सबरीमाला केस, और ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है, किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करता है। बहुत ही कोर लेवल पर समझेंगे तो अच्छे से समझिएगा। तो हमने इस चीज़ को समझा कि मामला क्या चल रहा है। आर्टिकल 2018 के जजमेंट को डिस्कस करता है। जजमेंट बेसिकली क्या है, रिव्यू ऑफ सबरीमाला जजमेंट। इस जजमेंट के अंदर में कैसे कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बैलेंस करने की कोशिश की है वो यहां पर हम समझेंगे। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है इसको ज्यादा बैलेंस करना जरूरी है। बैकग्राउंड क्या है, सबरीमाला केस की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों सबरीमाला एक टेंपल है, कहां पर, केरला में। ठीक है, और वो जो केरला में टेंपल है वो लॉर्ड अयप्पा को बिलोंग करता है। लॉर्ड अयप्पा का मंदिर आपको वो देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आया। एग्जैक्टली मैं कुछ इसको लेकर एक स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड अयप्पा का वो मंदिर है। ठीक है, अब क्या होता है, 2018 में एक पर्टिकुलर केस आता है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसमें इशू ये उठाया गया कि जो लॉर्ड अयप्पा का ये मंदिर है, सबरीमाला टेम्पल, केरला के अंदर में, इस मंदिर में जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 10 से 50 साल है, उनकी एंट्री को इसमें बैन किया गया है। वो महिलाएं इस मंदिर में, इस मंदिर के स्पेशली सैंक्टम सैंक्टोरम में नहीं जा सकती। सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको हम कई बार गर्भगृह कहते हैं, यानी कि मंदिर का मेन कोर रीजन, जो अंदर मेन डीटी जहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, देवी देवताओं की कह सकते हैं कि मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं मेन मंदिर की, तो उसको हम गर्भगृह भी कहते हैं, यानी सैंक्टम सैंक्टोरम की बात हो रही है। तो इस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर के अंदर में, जो एंट्री ऑफ वेमेन है, स्पेशली वो महिलाएं जिनकी उम्र 10 से 50 साल है। अब 10 से 50 साल बेसिकली यहां पर ये कौन सा पीरियड है, ये वो पीरियड है जब जो एक वेमेन है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू गुजरती है। ठीक है, तो इनको यहां पर बैन किया गया कि ये सबरीमाला टेम्पल में सैंक्टम सैंक्टोरम को विजिट नहीं कर सकती। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कह सकते हैं कि अपनी ही कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं। ये माना जाता है जो लॉर्ड अयप्पा है वो सेलिब्रेट डीटी हैं, यानी वो ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, तो वहां पर वेमेन नहीं जा सकते हैं। तो ये बात यहां पर मेंशन की गई, क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए यहां पर क्या है। 2018 में इसी को लेकर एक वर्डिक्ट आया, इसी केस को लेकर यहां पर 2018 में वर्डिक्ट सुनाया गया। 5 जज की जो बेंच है वो बैठती है और जो केस निपटता है वो 4:1 से यहां पर रिजॉल्व होता है। 4:1 में यहां पर मेंशन किया गया, यानी कि जो ये 4 जजेस हैं ये मेंशन करते हैं कि भाई ये जो सबरीमाला टेम्पल में वेमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा है, ये क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव हो रहा है, ये बात की जा रही है। उसके अलावा मेंशन किया गया कि भाई यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है 2018 में। ये कहते हैं कि भाई अयप्पा के जो डिवोटीज हैं, यानी कि जो भी श्रद्धालु हैं जो लॉर्ड अयप्पा को मानते हैं, कोई वो सेपरेट ग्रुप नहीं है। और वेमेन को इस मंदिर में बैन कर देना कि भाई सैंक्टम सैंक्टोरम तक महिला नहीं जा सकती, स्पेशली 10 साल की एज से लेकर 50 साल तक की एज तक, जो मेंस्ट्रुएशन का पूरा साइकिल पीरियड रहता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके बेसिस पर महिलाओं को बैन करना, मतलब कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जब बात आती है तो भेदभाव नहीं करना है, लेकिन यहां पर भेदभाव हो रहा है, तो आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ वुमेन, ये वायलेट होता नजर आ रहा है। ये बात यहां पर कोर्ट ने बोला कि बहुत सारे अधिकार वायलेट हो रहे हैं, समझ गए। तो इसके तौर पर ये जो सिचुएशन या ये जो वेमेन को बैन किया गया है, ये सही नहीं है। और रिजल्ट क्या निकल कर आया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक कह सकते हैं कि जजमेंट दिया कि वेमेन ऑफ ऑल एजेस, सारी उम्र की जो महिलाएं हैं उनको अलाउ किया जाएगा सबरीमाला टेम्पल के अंदर में, समझ गए। अब ये जो यहां पर जजमेंट था, जो ये बातें यहां पर बताई गई है कि हाँ ये सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो 4 जजेस ने बोला। इसके बाद बहुत सारे जजेस की अलग अलग तरीके के कह सकते हैं कि जजमेंट आते हैं या उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। तो एक जज हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इन्होंने यहां पर इस पूरे 4 जजेस के ओपिनियन को डिसएग्री किया, डिसेंट किया, रिजेक्ट किया, आप ऐसा कह सकते हैं। इंदु मल्होत्रा जी यहां पर कहते हैं कि देखो ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्या है? कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर इन डीप रिलीजियस कस्टम्स। यहां पर बात है रिलीजन की या रिलीजन से रिलेटेड कुछ अलग अलग कस्टम्स की, रेगुलेशंस की, तो कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझ गए। ये बात बोली जा रही है। तो अपने हिसाब से, जैसा ये जो कम्युनिटीज हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कोर्ट कौन होता है यहां पर डिसाइड करने वाला कि इस रिलीजन के अंदर में ये चीज यहां पर होनी चाहिए, कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला यहां पर जो ये फंडामेंटल राइट्स आप दूसरे तरीके से देखोगे तो यहां पर सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, नॉट इंपोज करना जरूरी है। फिर साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोली, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां पर मेंशन करे गए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, आर्टिकल 21 डिग्निटी, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा कहती हैं कि इसको इंपोज करने की बजाय सही तरीके से हार्मोनाइज्ड वे में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि और दूसरे आर्टिकल क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन, ठीक है। फंडामेंटल राइट ये भी तो अधिकार देता है ना कि भाई आप अपने रिलीजन को परफॉर्म करो, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर में बोला गया है कि
कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था रिलीजियस कस्टम में, और ये किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी धर्म में किस तरीके से कोई चीज यहां पर हो रही है तो वो कम्युनिटी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ 4-5 लोग मिलकर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर यहां पर जजमेंट दे रहे हो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के बेसिस पे, और जब सबके पॉइंट ऑफ व्यूज यहां पर एक दूसरे से अलग हो। तो ये बात इंदु मल्होत्रा जी की साइड से मेंशन किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर यहीं पर एक बात आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो है ईआरपी टेस्ट, जिसको बोलते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, या फिर इसको कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी भी कहा जाता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है आपसे। ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है क्या? ये एक डॉक्ट्रिन है जो सुप्रीम कोर्ट यहां पर यूज करता है डिसाइड करने के लिए कि वेदर अ रिलीजियस प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट। कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस एक धर्म के लिए, एक रिलीजन के लिए वो जरूरी है, एसेंशियल है या नहीं है, इसको यहां पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर में देखा जाता है। दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर में कंसिडर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोग अगर देखते हैं कि हाँ भाई इस रिलीजन के अंदर में ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, अगर ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, देन दिस प्रैक्टिस विल गेट प्रोटेक्शन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के थ्रू यहां पर इसकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन यही प्रैक्टिस अगर नॉन एसेंशियल है, लग रहा है कि भाई इस प्रैक्टिस का ज्यादा रोल नहीं है, देन यहां पर स्टेट कैन रेगुलेट और पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस। देन उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कुछ यहां पर चेंज कर सकती है, ये यहां पर याद रखेगा। तो एसेंशियलिटी होना जरूरी है, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी कहा गया। इफ द प्रैक्टिस इज एसेंशियल देन इट विल गेट प्रोटेक्टेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। अब सवाल आता है इसी ईआरपी टेस्ट का क्रिटिसिज्म। ठीक है भाई, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जब बात आती है तो इसमें क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं बहुत होती हैं, और आलोचनाएं, ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी यही आलोचना की गई, क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज ये किया गया है कि कोर्ट बिकम्स अ थियोलॉजिकल जज। जज यहां पर रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जजेस यहां पर कुछ लोग, 5-6 लोग बैठे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं रिलीजियस में ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे सेक्युलरिज्म वायलेट हो सकता है। ये बात यहां पर मेंशन की जा रही है कि भाई इसमें एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं क्या मैटर करेगा रिलीजन में, क्या नहीं मैटर करेगा। समझ रहे हैं? जो कि एक बहुत बड़ी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के पास में वो डिसीजन होना चाहिए, ये बात राइटर साहब कहते हैं। तो राइटर साहब कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना इस जजमेंट को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? इंडिविजुअल राइट वर्सेस कम्युनिटी राइट्स। और यही सबरीमाला डिबेट का एक बहुत ही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा यह है कि भाई एक तरफ इंडिविजुअल डिग्निटी है और इक्वालिटी है, महिलाओं के अधिकार हैं, उनकी मर्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप देख पाओगे एक तरफ रिलीजियस ऑटोनॉमी है, धर्म के कुछ यहां पर ट्रेडिशंस है जो शुरू से फॉलो होते हुए नजर आए हैं। कम्युनिटी के राइट्स हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में ये क्रिएट हो रहा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ही सुरक्षा देता है। विमेन राइट को भी सुरक्षा देगा अंडर आर्टिकल 25, रिलीजियस राइट्स को भी सुरक्षा देगा कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन अपने हिसाब से अपने राइट्स को परफॉर्म करेगा अंडर आर्टिकल 26। तो दोनों ही चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और दोनों ही चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो यहीं पर इसी बीच में आर्टिकल में राइटर साहब कहते हैं हम एक और जजमेंट लेंगे, जजमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और वो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का। इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने एक नया टर्म ऐड कर दिया। ऊपर तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी ऐड कर रहे थे, है ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, ईआरपी टेस्ट की बात कर रहे थे। यहां पर इन्होंने एई टेस्ट को शामिल कर दिया, यानी एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट की बात की है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ आस्किंग इज दिस प्रैक्टिस एसेंशियल टू अ रिलीजन, द कोर्ट शुड आस्क। ये कहते हैं कि भाई सुनो, एक रिलीजन के अंदर में कौन सी चीज एसेंशियल है, ईआरपी टेस्ट में यही तो हो रहा है ना, कोर्ट ये देख रहा है कि कौन सी चीज जरूरी है, उसी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं भाई ये सब चीज देखने के बजाय कि हाँ ये प्रैक्टिस एसेंशियल है रिलीजन में, इसके बजाय कोर्ट को ये पूछना चाहिए डज दिस प्रैक्टिस एक्सक्लूड पीपल इन अ वे दैट हार्म्स डिग्निटी एंड इक्वालिटी। उसके बदले में ये पूछना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस, ये मत देखो कि एक धर्म में ये प्रैक्टिस जरूरी है, एसेंशियल है या नहीं है,
ये आप डिसाइड करोगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी कि हाँ भाई आप डिसाइड कर रहे हैं इस रिलीजन में ये होना चाहिए, यानी एक आप नया वे शुरू कर रहे हैं रिलीजन को चलाने का, मतलब आगे एक पर्टिकुलर रिलीजन को परफॉर्म करने का, कि भाई ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, फिर अगेन ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल नहीं है। कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि इसकी जगह हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी प्रैक्टिस अगर किसी रिलीजन में परफॉर्म हो रही है तो उसमें यह देखो कि इस प्रैक्टिस की वजह से क्या किसी डिग्निटी को हार्म हो रहा है, क्या इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट हो रही है। अगर कुछ राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस प्रैक्टिस को एक्सक्लूड कर दो। ये टर्म मत दो एसेंशियल प्रैक्टिस और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देगा फिर। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि हमें एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस ने, अगर आप अलग अलग धर्म देखोगे उनके हिसाब से बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो शुरू से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। उस रिलीजियस ऑटोनॉमी को, खुद से डिसीजन लेना, खुद से चीजें बनाना, ये शुरू से रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बट हमें इंटरवीन भी करना जरूरी है अगर एक धर्म किसी पर्टिकुलर, मतलब आप कह सकते हैं जेंडर स्पेसिफिक डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, या पब्लिक स्पेसेस को डिनाई कर रहा है, या किसी प्रकार से दूसरा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तब बीच में रोक सकते हैं। लेकिन ये मत कहो कि ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं। तो इसी आधार पे यहां पे इस एडिटोरियल का एक टर्म आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ईआरपी टेस्ट एंड एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट। और आई होप दोनों के बीच का जो फर्क है वो आप समझ चुके हैं। ईआरपी टेस्ट में हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस को देख रहे हैं कि रिलीजन में क्या जरूरी है क्या नहीं है। एंटी एक्सक्लूजन में हम ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है किसी धर्म में, इससे किसी डिग्निटी या इक्वालिटी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है ना। और यही एक सही अप्रोच है, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है। यहीं पर आप राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे और यही कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी नैतिकता है। यह बात यहां पर कहा जा रहा है, तो हमें इस वाली अप्रोच पे काम करना होगा। आई होप आपको यहां पर यह क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्योंकि एक तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इस आर्टिकल से जो मेन की इनसाइट है वो क्या मिलता है, आर्टिकल मेन आर्ग्यू करता है कि जो कोर्ट है इसको रिलीजियस स्कॉलर की तरह काम करना नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है। ये ना बताए कि रिलीजियस में ये जरूरी है, ये नहीं जरूरी है, ठीक है। एक नया चीज फॉर्म कर रहे हैं, एक नया वे यहां पर दे रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है। कोर्ट का जो मेन फोकस होना चाहिए वो डिग्निटी, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे होना चाहिए कि भाई इनको इंपैक्ट ना पड़े। रीजन जैसा भी है, बस खाली ये राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना होगा, इस पे फोकस होना चाहिए। ये बात राइटर साहब कहते हैं कि कोर्ट को ये करना होगा, ना कि एक रिलीजियस स्कॉलर बनना चाहिए। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की। उसके अलावा ये छोटे छोटे आपके क्विक रिवीजन पॉइंटर्स है जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। मेन कोर इशू हमने समझा, मेन कोर इशू साबरीमाला रिव्यू केस हमने पढ़ा, 2018 का जजमेंट 4:1 का जजमेंट किया था, ठीक है। उसके अलावा की डॉक्ट्रिन, इसमें याद रखना ईआरपी टेस्ट और एई टेस्ट दोनों के बीच में फर्क क्या है ना। और ईआरपी टेस्ट को ही डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी कहते हैं, तो एग्जामिनेशन में पूछ ले डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, तो घबराना नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक। आई होप आपको यहां पर बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बस इतना ही, और बाकी मैंने आपको बताया पेड ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहो तो ये पीडीएफ वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से कल वापस से सेशन में, लाइव सेशन में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।